महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक का महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला फडणवीस के इल्जामात पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि फडणवीस के इशारे पर महाराष्ट्र में वसूली हुई है। नवाब मलिक ने नकली नोटों के धंधों से भी फडणवीस के कनेक्शन जुड़े होने की बात कही है। देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये, लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी इसलिए किया जा रहा है, आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोट है, उसे खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। जब नोटबंदी हो गई, पूरे देश में जाली नोट, चाहे पंजाब हो, 2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे। मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े जाने लगे। लेकिन आठ अक्टूबर 2017 तक, लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया। साथियों, जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान दाऊद वाया बांग्लादेश, ये पूरी जाली नोट इस देश में फैलाई जाती है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस हाइड्रोजन बम की बात नवाब मलिक कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर उन बातों का इंकिशाफ किया और ये कि जो जाली नोट का नेक्सस था वो जोड़ा है उन्होंने फडणवीस से, और ये भी कि उन्हीं के दम पर जो है पुलिस वसूली करती आई है। और लगातार शुरू है। कल देवेंद्र फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जो है बताया था नवाब मलिक का। आज नवाब मलिक ने साबित किया कि देवेंद्र फडणवीस के जो है कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस सलीम पाटिल का नाम ही दे रहे हैं, उनका 5 महीने पहले देहांत हो गया और वो मुनीरा का पावर ऑफ अटॉर्नी थे। और देवेंद्र जी ने जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ वो एनसीबी में निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया है और इस मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम जो है फडणवीस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया 2008 में एक अधिकारी आता है, 14 साल तक मुंबई छोड़ना नहीं चाहता, हजारों करोड़ की उगाही में फडणवीस शामिल है। सीएम रहते भ्रष्टाचार फडणवीस ने भ्रष्ट लोगों को सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। एनसीबी के जरिए करोड़ों की जो है उगाही हो रही थी और फडणवीस के इशारे पे मुंबई में उगाही हो रही थी। तो कहीं न कहीं जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू है एक दूसरे पे। और अभी नवाब मलिक का ये कहना है कि और भी कुछ खुलासे जो है आने वाले समय में ये हो सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, और दोनों ही बात कर रहे हैं पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स होने का, सबूतों को होने का, क्या वो सबूत पेश कर रहे हैं और किस तरह से उन सबूतों के हवाले से फिर इंटेलिजेंस एजेंसियां उस पर तहकीकात करेंगी। सवाल यही है कि रोज मीडिया में आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, डॉक्यूमेंट देना और जो सारी चीजें जो है वो सामने लाना, लेकिन एजेंसी के पास कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहा। हालांकि फडणवीस ने कहा था कि मैं इस पूरे मामले के जो डॉक्यूमेंट है एजेंसी के पास दूंगा, नवाब मलिक ने भी ये कहा, लेकिन अभी तक जो है चीजें एजेंसी के पास पहुंची या नहीं पहुंची या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वो चीजें जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, ऐसा हमें पहले देखने को तो नहीं मिला था, लेकिन ये राजनीति जो है एकदम चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जो शुरू, अभी कुछ ही देर बाद मैं आपको बताऊं कि लगभग 12 बजे के करीब जो नवाब मलिक ने आरोप लगाया उस पर जो बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं आशीष शेलार, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देके अपना पक्ष जो है बीजेपी की तरफ से रखेंगे। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर में ही 12 बजे के करीब जो है फडणवीस भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो नवाब मलिक ने जो इल्जामात लगाए हैं उन पर जवाब देंगे फडणवीस। अमित, बेहद शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान पर कौमी सलामती मुशीरों की दिल्ली में मीटिंग जारी है। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल की सदारत में हो रही मीटिंग में 7 ममालिक शरीक हैं। इजलास में शामिल ममालिक ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफ्शीश का इजहार किया है। कजाकिस्तान के कौमी सलामती मुशीर करीम मेसी का कहना है कि अफगानिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर है। इंसानी बहरान का सामना अफगानिस्तान को है, इसलिए इसे मदद फराहम करना ज़रूरी है। जबकि किर्गिज़स्तान के नुमाइंदे के मुताबिक तालिबान का इक़्तिदार में आना खित्ते और दुनिया दोनों के लिए तशवीशनाक है। मौजूदा हालात से आलमी बरादरी को मुत्तहिद होकर निमटना होगा, साथ ही साथ अफगानियों की मदद करनी भी होगी। ईरान के कौमी सलामती मुशीर का कहना है कि अफगानिस्तान में माइग्रेशन और रेफ्यूजीज का बहरान है। अफगानिस्तान में तमाम मसाइल का हल ऐसी हुकूमत के क़याम में जिसमें सभी की नुमाइंदगी हो। We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. The Republic of Kazakhstan monitors with high attention the threats and challenges that are coming from Afghanistan. With the Taliban movement coming to power, the situation inside the country remains complicated. There are many obstacles to form an effective government system. Terrorist organizations are intensifying their activities. We are strongly concerned with the operations of the Central Asian fighters. The social and economic situation of the Afghans is deteriorating and the country is facing the humanitarian crisis. It's necessary to increase the humanitarian assistance for Afghan people. Today Afghanistan is involved in terrorism, poverty and misery, unfortunately. Basically in Afghanistan you have just crisis, the crisis of migration and refugees. And the solution comes only through the formation of an inclusive government with the participation of all ethnic groups, and therefore we hope we would be able to determine who would be the fourth, where and who would host the fourth. भोपाल कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में हुई आतिशबाजी के हादसे के 48 घंटे बाद भी वालिदैन अपने बच्चों को देखने से महरूम है। हादसे के 2 दिन गुजरने के बाद भी वालिदैन को ये नहीं मालूम है कि उनके बच्चे कहाँ हैं और कैसे हैं। किसी का बच्चा गुम हो गया है तो किसी का बच्चा बदलने की शिकायत है। मजबूर वालिदैन अपने बच्चों को लेकर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं कमला नेहरू अस्पताल में मरने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 10 हो गई है। वहीं बच्चों की शिनाख्त के लिए अब डीएनए टेस्ट किए जाने की बात होने लगी है। यहाँ पर जो कल हादसा हुआ है हमीदिया में बच्चा वार्ड में, आपका भी बच्चा वहाँ पर था? हमारा बच्चा वहीं था और हम भी वहीं थे, हमारी लड़की भी वहीं थी। जब हादसे के टाइम पे आग लगी तो हम लोग एकदम से भागे, तो बच्चा हमारा यहीं पर ही रह गया और हम लोग चले। वार्ड में ही बच्चा रह गया? बच्चा वार्ड में था डॉक्टरों के पास और हम लोग मतलब बाहर थे। अभी आपका बच्चा मिल गया आपको? नहीं, बच्चा नहीं मिला। बच्चे को कल से ढूंढ रहा, बच्चा नहीं मिला। सुबह से ढूंढ रहा। मैडमों ने ये बोल दिया कि हमने आपका बच्चा दोपहर में 2:30 बजे दे चुके थे। तो मतलब दोपहर में अगर 2:30 बजे बच्चे को दे चुकी होती तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या करते, रात के 9 बजे जब आग लगी, आग के दौरान हम लोग यहीं पर ही बैठे थे, ऊपर ही थे हम लोग उस टाइम पे। तो आपका बच्चा मिस है, अभी तक मिला नहीं है? डॉक्टर बोल रहे कि आपके पास ही था? वार्ड में नहीं है बच्चा, पूरे में ढूंढ, सब जगह ढूंढ लिया आपने? ढूंढ लिया, कहीं नहीं है हमारा बच्चा। मैं रात से ही इस बात पे बहुत कष्ट में हूँ और अभी हम कमलनाथ जी के साथ वहाँ होकर आए कि 2 चीज़ें रात में भी मैंने कहा था कि इस टाइम आरोप प्रत्यारोप से नहीं ज़रूरत नहीं है। इस बात की आवश्यकता है कि अगर हमारे पास दिक्कत आ रही है तो बच्चों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए, प्राइवेट अस्पतालों में जल्दी। लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और जिला प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया और मंत्री तो सोए ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ऐसे ही अभी भी यहाँ हम लोग जब गए तो ये शिकायत आ रही है कि बच्चों के चेंज होने की एक बात आई है कि हमें हमारा बच्चा जो बताया जा रहा है वो हमारा बच्चा नहीं है। मैं वहाँ अभी सुपरिटेंडेंट से बोलकर आया हूँ और आपके ज़रिए मांग करता हूँ कि बच्चों को के परिजनों को क्यों बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा।
ये संदेह पैदा कर रहा है, जो बाकी चीज़ें एक के बाद एक आ रही हैं। और इन तमाम घटनाओं की जांच के लिए हम हाई कोर्ट से चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। और मैं एक FIR के लिए अभी आवेदन दे रहा हूं थाने में कि इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और जल्द से जल्द परिजनों को उनके बच्चों से मिलाना चाहिए। होता है कि जब अपन हौच पौच में ये सब करते हैं तो जो टैग लगाते हैं वो हुआ, मैंने उसकी भी जानकारी ली है। उन्होंने कहा ये टैग लगते हैं और जब सभी मशीनों को निकाल करके उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया सामने रूम में, तो हो जाता है इधर उधर टैग, लेकिन उनकी पहचान के उनके अपने नियम हैं, तो वो उसको करते हैं, नंबरिंग करते हैं उनकी। कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन के मौके पर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। तो बराबर प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश दीपक कुमार जी, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कुमार किशोर जी, हमारे अन्य विधायकगण श्री भगवती प्रसाद सागर जी, सुरेंद्र बैठानी जी, महेश त्रिवेदी जी, उपेंद्र नाथ पासवान जी, अभिजीत सिंह सागर जी, अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री माधवेंद्र सिंह जी, सुनील बजाज जी, श्री मीना आर्य जी, श्री कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक जी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, अपने निर्धारित समय से पहले मेट्रो का एक ट्रायल रन प्रारंभ हो रहा है। यानी अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों के पास भी होगी। मैं इसके लिए आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं। कानपुर अब अपने आप में एक मेट्रो सिटी हो गई है, जो केवल आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के कार्य का यहां पर शुभारंभ हुआ था। तब यहां पर मेरे साथ में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी उस कार्यक्रम में यहां पर भाग लिए थे। मार्च 2020 से पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया और पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रही है। कोरोना की इस वैश्विक चुनौती के बावजूद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जो उपलब्धि हासिल की, यह देश की अत्याधुनिक मेट्रो की सुविधा से युक्त एक नई मेट्रो कानपुर को मिल रही है, जो IIT कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर का यह रन होगा, जो घनी आबादी के बीच से होते हुए गुजरेगा और कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां से प्राप्त होगी, बल्कि यहां के पॉल्यूशन को भी कम करने में इससे भारी मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम में भारत सरकार ने जो योगदान दिया है,
ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक व्यवस्था है जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के माध्यम से संचालित है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाली भोपाल की रुकने पार्लियामान साध्वी प्रज्ञा ने अब सुबह के वक्त मसाजिद में माइक से होने वाली अजान पर एतराज जताया है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि सुबह के वक्त माइक से होने वाली अजान से न सिर्फ नींद खराब होती है, बल्कि सुबह के वक्त माइक से अजान देने वालों को मरीजों का भी ख्याल नहीं होता है। सुबह का वक्त साधु संतों और भक्तों की तपस्या का वक्त होता है, लेकिन ये लोग अपने अमल से दूसरे की साधना में खलल डालने का काम करते हैं। माइक से अजान को लेकर क्या कहती हैं साध्वी प्रज्ञा, आप भी सुनिए। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बज कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी शाम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। तो मैं कहती हूं कि किसी में जायज माना जाए, ना जायज माना जाए, क्या हमें उसकी चिंता है? बिल्कुल करते हैं, हिंदू तो करता है, क्योंकि हम सर्वपंथ समभाव की भावना रखते हैं। लोग परिभाषा दे दिए कांग्रेस के समय में, सर्वधर्म समभाव। मेरी एक शुद्ध परिभाषा है, कोई और धर्म है ही नहीं। अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। मलाला यूसुफजई रिश्ते अज़दवाज में बंध गई हैं। निकाह के ताल्लुक से उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। बर्मिंघम में अहल खाना और अजीज़ व अकारिब की मौजूदगी में निकाह की छोटी सी तकरीब हुई। अमन की नोबल इनाम याफ्ता और इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन मलाला यूसुफजई ट्वीट में लिखा है कि आज उनकी ज़िंदगी का बहुत कीमती दिन है। असर और वो एक दूसरे के शरीक हयात बन गए हैं। मलाला यूसुफजई की ट्वीट के बाद उनको मुबारकबाद देने के लिए लोगों का तांता बंध गया। मलाला का ताल्लुक पाकिस्तान के स्वात से है। दहशतगर्दों के हमले में वो 2012 में शदीद तौर पर जख्मी हो गई थी। उन्हें इलाज के लिए इंग्लैंड मुंतकिल किया गया था, वहीं उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।